हेलो फैमिली, माय नेम इज़ अनिरुद्ध। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में और कैसे मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स को क्रैक करा उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूँगा, ताकि वो सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप भी वही रिज़ल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं जो मुझे मिला है। मैं इस चैनल पे मेरी आईआईटी, आईआईएम की जर्नी की वीडियोज़ बनाता हूँ। आपको प्रेज़ेंट सिनेरियो में एमटेक करना चाहिए या एमबीए करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी किसी अच्छी जॉब में हैं और आपकी एज 26-27 हो गई है, तो आपको एमबीए करना चाहिए, वर्थ इट है या नहीं है। अगर आप एमबीए करने का सोच भी रहे हैं, तो आपको एग्जीक्यूटिव में जाना चाहिए या 2 ईयर प्रोग्राम में जाना चाहिए। ऑल्सो अभी प्रेज़ेंट सिनेरियो में आपको गवर्नमेंट सेक्टर को चूज़ करना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर को चूज़ करना चाहिए, दोनों के बेनिफिट्स वगैरह का कंपैरिज़न। ऑल्सो मैं मेरे लाइफ लेसन्स, लाइफ लर्निंग को शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई मेंटरशिप देने वाला नहीं था, तो जो गलतियाँ मैंने करी है वो लोग आप ना करें, क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट। सारी ठोकरें खुद खाना ज़रूरी नहीं है, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी चीज़ें सीख सकते हैं। ऑल्सो इसके अलावा मैं आप ये बताता हूँ कि आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, बिकॉज़ आप एग्ज़ाम क्रैक करके इंटरव्यू तक पहुँचे और इंटरव्यू ही क्रैक नहीं कर पाए, तो बैक टू सेम पोजीशन आ जाते हैं, तो वो एक बहुत ही हर्टफुल मोमेंट होता है। तो उसको कैसे क्रैक करना है, उनकी उसकी गाइडेंस के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो थोड़ा मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। आई डिड माई बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करी, प्रीलिम्स निकाला, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, तो वो मुझे तैयारी छोड़ के अपनी एमटेक को चूज़ करना पड़ा और मैंने 2020 से 22 में आईआईटी दिल्ली से थर्मल इंजीनियरिंग में अपनी एमटेक ख़त्म करी। वहीं कॉलेज से मेरा अप्लाइड मटेरियल्स में प्लेसमेंट हो गया था, जो काफ़ी अच्छी कंपनी थी बैंगलोर। मैंने 1 साल वहाँ पे जॉब करी वाइट फील्ड में। उसके बाद मेरा मन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ट्रैक पे जाने का करा, तो मैंने एमबीए करने का सोचा, तो मैंने आईआईएम मुंबई से सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस में अपना एमबीए ख़त्म करा 23 से 25 बैच में, और वहाँ से मेरा प्लेसमेंट आईटीसी में हो गया। ड्यूरिंग दिस टेन्योर मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स निकाले, गेट, कैट और एफकैट। उसके अलावा जॉब सिक्योर करी, एनपीसीआईएल, बीएआरसी, एनटीपीसी, एनएलसी, आईओसीएल, सेल और बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाले। इनफैक्ट बैंक पीओ का भी प्रीलिम्स निकाला। सो इस पूरी जर्नी में मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाले, तो इन सब में जो भी स्ट्रैटेजी मैंने फ़ॉलो करी वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। इसको मैंने फ़ॉलो करा था, तो इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ था और बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले थे, और मैंने स्ट्रैटेजी को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो पार्ट 1 और स्टेप 1, क्लियरिटी इज़ द पावर। तो जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस एग्ज़ाम का सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके पास हमेशा होना चाहिए। जब मैं मल्टीपल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, तो सबकी हार्ड कॉपी के अपने पास ही रखता था सिलेबस की, ताकि मुझे पता हो कि जब मैं एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ तो किस-किस एग्ज़ाम में कवर हो रहा है। तो जैसे मैं जब आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो उसी के साथ मेरा गेट भी तैयार हो गया, क्योंकि दोनों के सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर थे। तो क्योंकि गेट इज़ अ सबसेट ऑफ आईएएस, तो मुझे पता रहा। वैसे ही जब मैं थोड़ा बहुत बैंक पीओ पे फोकस करने लगा, तो वहाँ का क्वांट तैयार करते-करते मेरा कैट का क्वांट तैयार हो गया, और वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करते हुए मेरे कैट की भी तैयारी हो गई। बाद में मुझे थोड़ा वीएआरसी पे फोकस करना पड़ा, पर मैंने दोनों ही एग्ज़ाम को एक ही तैयारी के थ्रू क्रैक कर लिया। तो इसीलिए आपको हमेशा सिलेबस की हार्ड कॉपी निकालनी है, और आपको चेक करते रहना है कि किस-किस कौन सा टॉपिक पढ़ के मैं क्या-क्या चीज़ें कवर कर सकता हूँ। जो सेकंड पार्ट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपके लिए गोल्ड माइन है। ये एक जैकपॉट चीज़ है आपके लिए, जो आपको हर जगह पास करा सकती है। कभी भी कुछ भी चीज़ें चेंजेस होती तो ड्रास्टिकली इतना चेंज नहीं आता कि आपका बहुत सारा सिलेबस चेंज हो जाए। 40-50% पेपर तो ऑलमोस्ट सेम आता है, प्रीवियस ईयर से मिलता-जुलता आता है। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, पर कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, गेट, कैट, या फिर आप आईएएस उठा लीजिए, बैंक पीओज़ उठा लीजिए, आपका 50-60% पेपर पुराने से मिलता-जुलता ही आता है। और प्रीवियस ईयर पेपर करने से एक और फ़ायदा है कि आपको ये आइडिया हो जाता है किस सेक्शन कितना वेटेज कवर करता है। आप कभी भी गूगल कर लीजिए, गूगल करते आपको बहुत सारी वेबसाइट है जो बता देगी इस सेक्शन से इतना परसेंटेज आ रहा है, ये वाला टॉपिक पढ़िए, अलजेब्रा पढ़िए, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ के जाइए, तो आपको आइडिया रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर तो आपको डेफिनेटली करके जाना है। जितने ज़्यादा करेंगे, मॉक जितने ज़्यादा देंगे, उतना बेस्ट है। मेरी स्ट्रैटेजी तो ये रहती थी कि मैं पहले जिस एग्ज़ाम को करना चाहता था उसका मॉक देता था या प्रीवियस ईयर उठा के देता था, ताकि मुझे पता लगे किधर से ज़्यादा पढ़ना है, किधर से कम पढ़ना है। 80-90% सिलेबस करता था, फुल तो कभी हो ही नहीं पाता, तो वो करता था और एग्ज़ाम में तगड़ा स्कोर करके आता था। तो आप भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करें।
जो थर्ड स्ट्रैटेजी है वो है पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी। तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। आप डिफरेंट एग्ज़ाम्स देते हैं, आपने कोई भी एग्ज़ाम टारगेट करा, उसका पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। आप गेट दे रहे हैं 3 घंटे का पेपर है, आप आईएएस दे रहे हैं 2-2 घंटे के, दो पेपर होंगे 3-3 घंटे के, आप कैट का पेपर देने जा रहे हैं 2 आवर्स का पेपर है, तो आपको पता होना चाहिए किस पेपर का क्या पैटर्न है, क्या डिमांड है। तो आपको उसी वे में तैयार करना है। आपको आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी ऐसे एडजस्ट करनी है। सुबह पेपर है तो आपको सुबह नींद नहीं आनी चाहिए, आपको जल्दी सोने की और सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। अगर आपका 2 बजे पेपर है तो आपको उस टाइम नींद नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी पेपर दे तो आपकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आपको उस पे लगे रहना है, टिके रहना है। एग्ज़ामिनर को नहीं पता है कि ये क्वेश्चन इसने सॉल्व किया है या नहीं, उसको सिर्फ टोटल नंबर से मतलब है और आपको सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है। तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आप किसी भी क्वेश्चंस पे अटक के टाइम वेस्ट ना करें। हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है छोड़िए, आगे बढ़िए। एक वन गो में पूरा पेपर खत्म करिए, फिर दोबारा आपको टाइम मिले तो देखिए आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाए, इस पे टाइम है तो सॉल्व कीजिए। तो आपको कभी किसी क्वेश्चन पे फंसना नहीं है। पेपर अटेम्प्ट मॉक जितने ज़्यादा देंगे, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी डेवलप होगी। तो आपको मॉक बहुत सारे देने हैं ताकि आप पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सके। फोर्थ जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो एक स्ट्रैटेजी नहीं है, वो एक तरीका है कि आपको हमेशा पैरेलली पढ़ते-पढ़ते अपने इंटरव्यू की तैयारी भी साथ करनी है। क्योंकि आप बहुत सारा स्ट्रगल करा, आपने रिटन एग्ज़ाम निकाला, इंटरव्यू तक पहुँचे और वहाँ रिजेक्ट हो गए क्योंकि आप वहाँ आंसर ही नहीं दे पाए। आपकी तो क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत है, आपको वर्बली बताने की आदत नहीं है। आप सॉल्व कर सकते हैं, बोल नहीं सकते। तो इस आदत को भी आपको दूर करना है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम फेल हुआ तो मैंने एग्ज़ाम निकाल के इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया, तब मैंने ये चीज़ सीखी। तो मैंने यही चीज़ सेकंड जर्नी में डेवलप करी है कि जब भी मैं उसको पढ़ रहा था तो इंटरव्यू के साथ साथ तैयारी करता जा रहा था। जैसे मैंने जब जॉब करते करते मैं जब कैट का एग्ज़ाम मैंने लिखा और जब उसके इंटरव्यू की बारी आई तो उससे पहले मैं बहुत तैयारी कर चुका था। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मेरे तैयार थे, मेरा जो जॉब था उसके अंदर ही मैंने चीज़ें सीख ली थी कि अगर पूछेंगे प्रेजेंट में क्या जॉब कर रहे हो, इससे रिलेटेड एचआर क्वेश्चंस मैंने तैयार कर लिए थे और फंडामेंटल्स मैंने पहले ही डेवलप कर लिए थे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ माई गेट। मेरा टेक्निकल एस्पेक्ट अच्छा हो गया था, इससे मैंने सारे एग्ज़ाम क्रैक करे। एनपीसीएल का इंटरव्यू प्योर टेक्निकल, बीएआरसी का इंटरव्यू, आईओसीएल एचआर बेस हुआ थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसको एचआर में पॉइंट ऑफ व्यू में क्रैक करा। तो जब मैं क्रैक कर रहा था कैट के एग्ज़ाम के लिए रिगरसली, तब मेरा सारा एचआर पार्ट तैयार हो गया था और जब मैं बार्क के लिए और एनपीसीएल के कर रहा था तो मेरा टेक्निकल पार्ट तैयार हो गया। पर ये सब मैंने ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ऑफ रिटन एग्ज़ाम ही मैंने इसको एक सेलेक्टेड टाइम स्लॉट दिया कि अगर 75% रिटन का पढ़ूंगा तो 25% एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए भी मैं पढ़ूंगा। तो वहाँ से ये सेक्शन भी मेरा तैयार हो गया। और लास्ट स्ट्रैटेजी और लास्ट पार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है खुद में विश्वास रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना। मोटिवेशन कभी कभार हो सकता है आपको आए, कभी कभार हो सकता है नहीं आए, पर कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीव आपको हमेशा अपने पे रखना है। मतलब मैं एक फ़ेज़ में ऐसा था कि मैं सबसे वर्स्ट फ़ेज़ में था कि मतलब बीटेक कर लिया, जॉब थी उसको छोड़ के तैयारी करने आ गया और कुछ भी नहीं हो रहा था, कोविड और आ गया, तो मैं सबसे अपने लोएस्ट पार्ट पे था। तो उस टाइम मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मतलब मैं उस वर्स्ट सिचुएशन में सबसे बॉटम पे था अपनी लाइफ के, तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ। तो उस टाइम मैंने खुद में ही ट्रस्ट रखा कि यार चीज़ें बदल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं फ़ाइट करूँगा, मैं चीज़ें क्रैक करूँगा। अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद होगी। कंसिस्टेंट रहूँगा चीज़ों को लेके, खुद में विश्वास रखूँगा तो डेफिनेटली चीज़ें क्रैक करूँगा। और मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा भाई, मेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। ये मोटिवेशन लेके मैं आगे बढ़ता रहा, कंसिस्टेंट रहा चीज़ों को लेके, और धीरे धीरे मेरी लाइफ में हर चीज़ सॉर्ट आउट होती गई। एग्ज़ाम नहीं निकल रहे थे, एग्ज़ाम निकलने लग गए, निकले सारे एक साथ निकले। फिर मेरा कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कैट क्रैक करके मतलब मैं एमबीए भी करूँगा। मैंने सोचा था टेक्निकल एस्पेक्ट में ही रहूँगा, गवर्नमेंट जॉब करूँगा, फिर वो मिला, फिर वो चीज़ छोड़ी और मैं कंसिस्टेंटली आगे बढ़ता गया। तो खुद पे विश्वास रखो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, कोई आपको मोटिवेशन दे या नहीं दे, मोटिवेटेड रहो, बट बी कंसिस्टेंट और हमेशा खुद में विश्वास रखो। हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। तो आपको यही फॉलो करना है। ये मेरी 5 बेसिक स्टेप थी, या आप गाइड मान लो या स्ट्रैटेजी मान लो, इन पाँचों पे मैं चला और मैंने जो भी आपको बताया वो सब कुछ अचीव करा। और ऑनेस्टली जब आप आपकी जर्नी शुरू करते हो तो पता नहीं होता आपको वो कहाँ पे आपको लेके जाएगी, आपने क्या सोचा है और आपको क्या क्या अचीव करवाएगी। तो ये जस्ट लाइक ऐसा होता है कि आप जब रात को बाइक चलाते हैं, राइड करते हैं, तो आपको जहाँ तक हेडलाइट जाती है आपको वही रास्ता दिखता है। फिर आप उतना रास्ता कवर करते हैं तो आपको आगे का और रास्ता दिखता है। तो उसी वे में आपको लाइफ में आगे बढ़ना होता है, खुद मोटिवेटेड रहना होता है। और मुझे भी पता नहीं था कि मेरी लाइफ में मैं इतनी चीज़ अचीव कर लूँगा। आईआईटी, आईआईएम पहला मतलब घर से था जिसने ये सब चीज़ें देखी। तो
एक्सपेक्टेशन मैंने इतनी ज़्यादा सोची नहीं थी, बट जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, खुद पे विश्वास रखता गया, पापा, मम्मी सब सपोर्ट करते गए, तो चीज़ें आगे चलती गई। तो इसलिए आप भी खुद पे ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए, मेरे से जुड़े रहिए और मैंने जो भी आपको स्ट्रैटेजी बताई उसको फ़ॉलो कीजिए। अगर वो आपको अच्छी लगे और आपको उससे पॉज़िटिव इम्पैक्ट लग रहा है तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, हमेशा मोटिवेटेड रहो, खुद पे ट्रस्ट रखो।